हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि हम पहली बार अभी कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर में कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई सिलेबस का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो हमारा कोई स्टैंडर्ड 12th का कोई अभी तक का कोई लेक्चर भी नहीं हुआ है। तो मैं अभी सोच रहा था थोड़े दिन से कि चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में कुछ पढ़ाना। तो हमारा सिलेबस के अंदर आज पहली बार हम पहला चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मतलब हमारा स्टार्टिंग का स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम अपनी रियल लाइफ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनके साथ हम घिरे हुए हैं। तो वो सारे के सारे गैजेट्स कोई ना कोई तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें कोई ना कोई छोटी सी छोटी प्रोग्रामिंग उस गैजेट्स में होती है। कैसे होती है, किस तरह से होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो सब बातें हमें ऑलरेडी पता है। पर उसमें डीप में जाने से पहले हमारे सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर्स है उसमें एक जावा प्रोग्रामिंग है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग इन आवर वर्ल्ड। यूँ ऐसे मैं कह सकता हूँ, पर ऐसा है नहीं। अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है तो वो है पाइथन। 2020 में पाइथन अभी फर्स्ट नंबर पे आ गई है। उससे पहले फर्स्ट रैंक किसने कंटिन्यूस रखा था, तो वो है जावा। हम ऐसे भी कह सकते हैं जावा एकदम इजी यूज टू कन्वे। इट मीन्स कि हम प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। और उसमें बेसिक कंसेप्ट तो सारे के सारे हम सीखेंगे ही, पर उससे एडवांस कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग वे है कि जिस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें जो चाहिए, जो मॉड्यूलर चाहिए, वो सब के सब हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन है, उसमें भी प्रोग्रामिंग होता है कि जैसा कि हम मान लेते हैं कि कोई टाइम सेट कर देते हैं, उस टाइम तक वो कपड़े धो के बाहर निकल जाते हैं। एसी के टेम्परेचर में भी हम टाइम सेट कर सकते हैं, उसमें भी कई सेंसर है, कहीं में कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम है। कंप्यूटर में तो प्रोग्रामिंग होता ही है, रैम मैनेजमेंट होता है, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, ओएस मैनेजमेंट होता है, ये सब चीज़ें तो इसमें होती ही है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे आगे आएगा। आपका मोबाइल जो आप अभी यूज़ करें, उसमें आप स्कूल की एप्लीकेशन यूज़ करें, वो भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में डेवलप हुई है। इसी तरह कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें ये कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब सिंपल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सर क्या डिफरेंस होता है, इसमें से हम क्या सीख पाएंगे, डिफरेंस क्या होता है इस दोनों के बीच में, वो हमें पहले ज़रूर पता होना चाहिए। मान लो कि आप कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो और आपने एक कंप्लीट एक अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर बना लिया है स्टूडेंट मैनेजमेंट का। वो आपने विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाए और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करके एक ने बनाए। अगर इसमें कोई यूज़र मतलब जो क्लाइंट है वो आपको बोलेगा कि मुझे ये स्टूडेंट की ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल है उसमें कुछ चेंज करना है, मतलब कुछ ऐड करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो क्या होगा, जो आपने विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज़ किया है उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहोगे तो पूरी की पूरी सिस्टम में आपको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने उसमें कुछ काम कर सकते हो, रन कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का क्या है कि जिस मॉड्यूल में जिस जगह पे चेंजेस करना है उसमें ये कंसेप्ट उसी जगह पे हमें चेंजेस और अपडेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने जाना पड़ेगा नहीं। ये एक सबसे बेस्ट एक कंसेप्ट है, तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम 2 या 3 चीज़ें सीखेंगे, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस होता है, वाई वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाई वी नॉट यूज़ अ सिंपल प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम। दिस इज ऑल्सो नॉन एडवांस प्रोग्रामिंग भी हम कह सकते हैं, इससे भी एडवांस आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग। पर बेसिकली जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके अंदर बेस्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी है, मतलब PHP है, VB.NET है, CSS है, C++ है, सब कुछ है। पर हमें जो चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट वे है लॉजिक डेवलपमेंट। लॉजिक क्या होता है सर, कैसे डेवलप करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, वो आगे के चैप्टर में मैं आज सब कुछ सिखाऊंगा। हमारी जो सिलेबस है गुजरात बोर्ड का, वो सिलेबस थोड़ा उल्टा सुल्टा है। आप समझ गए ना, मतलब जो चैप्टर पहले सीखना चाहिए था वो दूसरी बार लास्ट में दिया है, जो लास्ट में दिया है वो पहले दिया है। तो चैप्टर 6 इज अ टोटली थियोरेटिकल चैप्टर, नॉट एनी
अवेलेबल है। कोई भी इसमें कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी चैप्टर है नहीं, इस चैप्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं, जस्ट हमें थियरिकल कंक्लूजन थियरी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और वो कंसेप्ट क्या होना चाहिए आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं अभी जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्या इसका कंसेप्ट है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, टुडे वी आर इन द एरा ऑफ इंटरनेट। हाँ सही है सर, हम पूरे दिन इंटरनेट का यूज़ करते हैं और कुछ करते नहीं है। रात के 2-2 बजे तक गद्दे में सो के भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मुझे पता है। तो इसमें भी तो इंटरनेट का यूज़ सब लोग करते ही है। हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। बिना इंटरनेट अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो जैसे आपके प्राण चले जाएंगे ऐसा आपको लगेगा। मुझे पता है सब कुछ, कौन कितना क्या इंटरनेट यूज़ करता है। मेरे से ज़्यादा तो गूगल भी आपका ख्याल रखता है। आपको नहीं पता है कि आप गूगल में क्या सर्च करोगे, पर गूगल को पता है ये रात के 2 बजे 1 बजे 11 बजे या सुबह ये पहले क्या सर्च करता है, वो गूगल को सब पता है आपकी मोबाइल की हिस्ट्री। तो ये पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमारे सिलेबस में पहले ही कह दिया है कि आपको पता है कि टुडे वी आर एरा ऑफ इंटरनेट। वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड ऑपरेशंस वेयर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी बात करना चाहते हैं कि इस टाइम में जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसमें कोड रीयूजेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि एक बार डेवलप कर दिया तो फिर उसके बाद हम फिर से उसको उपयोग में ले सकते हैं, ऐसी बात करना चाहते हैं। ऐसी सिस्टम आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक एज मेथडोलॉजी और पैराडिम इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस। इट मीन्स कि कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं, इससे पहले हम सोचते हैं कि ये सिस्टम कितने चलेगा, कौन कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, किसका कितना रोल्स है, वो सारी की सारी चीज़ का पहले एनालिसिस करना पड़ता है। ये डेवलप अगर होगी तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, उसका सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो होती है एनालिसिस। उसके बाद आता है डिज़ाइन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो और आपको पता नहीं चलता कहाँ जाना है, क्या करना है, वहाँ लिखा होता है, फिर भी आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन। एंड इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर बनने के बाद 5-6 लोग एक साथ बैठते हैं और टेस्टिंग करते हैं, क्या कौन सी एरर है, कौन सी सॉफ्टवेयर में क्या है, वो सारी की सारी चीज़ बेस्ट वे इन प्रोग्रामिंग लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर ही ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाहर आप जाओगे तो कोई चीज़ ये सब पॉसिबल नहीं। और अगर पॉसिबल है तो वो सॉफ्टवेयर आड़ा टेढ़ा बनेगा, उस सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, क्या होगा, आपको भी पता नहीं चलेगा और जो टेस्टिंग कर रहा है उसको भी नहीं पता चलेगा। ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, software developed using object oriented methodology are proclaimed to be more reliable, yes, more reliable. उसके बाद है easier to maintain, reuse and enhance। कितनी भी बड़ी सिस्टम बना लो, फ्लेक्सिबल होती है वो सिस्टम को। जब भी आप कोई अपने सॉफ्टवेयर बनाए, कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपका सॉफ्टवेयर चेक करता है तो उनको इजीली पता चल जाएगा इसने क्या कोडिंग किया है, क्या कोडिंग नहीं किया है, क्या कहाँ पे चेंजेस करना है, वो सारी की सारी चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? अगर आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की है तो, अदरवाइज नहीं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। यस, हमें यही तो चाहिए था, हमें तो बेसिक कंसेप्ट ही चाहिए था। कौन से कंसेप्ट हमें काम करना है, वही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही तो हमें सीखना है सर, यही तो सीखना है। हमारा मोटिव ही है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। जो भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग इट मीन्स कि आईटी फील्ड में जाने वाले, उसके लिए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है ही। इससे भी सारी कई अच्छी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही। सीखेंगे, अभी से सीखेंगे तो आपको आगे जाके कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो नहीं सीखेंगे, जो आईटी फील्ड में नहीं जा रहे, उन लोगों को भी सही तरीके से सीखना है, क्योंकि उनको 12th पास करना है भाई, इसीलिए सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे, कंसेप्ट याद नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी। चैप्टर नंबर 6 में से 8 या 10th मार्क का MCQ आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, वो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं। नाउ देखते हैं आगे के लेक्चर में क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे
ओके, नाउ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है चीज़ें सारी, वो भी हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर नंबर 6 का। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिन इन 1960। क्या लिखा है? ओरिजिन, कंसेप्ट, स्टार्टिंग। कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था वो हमें याद रखना है। तो 1960 में मोस्ट एमपी है, एमसीक्यू में आता है फाइनल एग्जाम तक। तो अभी तक तो सारे एग्जाम में पूछा गया, ये कॉमन एग्जाम है। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक कब स्टार्ट हुआ था, सिंस मिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिड वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि 1980 है। अगर स्टार्ट कब हुआ वो पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1960 में। It had become the maintained programming paradigm using in the creation of new software. Okay, ये भी हमको समझ में आ गया। It was developed as a way to handle a rapidly increased size and complexity of software system and to make it easier modify this large and complex system over time. जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ें हमें इतने सारे सेंटेंस में आपको बताई दी गई है। यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे हम? यहाँ से, इट हेड से। यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इंक्रीज सिस्टम, कितनी भी बड़ी सिस्टम बना लो, जितनी चाहे उतनी बना लो बड़ी सिस्टम, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है तो आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और इजीली कोई भी प्रोग्रामिंग में आप समझ सकते हैं। हमारी भाषा में हम कहते हैं समझ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो भी ऑप्शन में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। C++ एक बार सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसका बहुत यूज़ होता नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम स्टार्टिंग में हम सी लैंग्वेज सीख ले, C++ सीख ले। हाँ, सीखने की बात ठीक है, पर आप पहले से ही आप जावा ही सीख रहे हैं तो आपको C या C++ सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर जावा एक बार सीख लिया तो C++ भी आपको ईजी लगेगी। थोड़े से प्रोग्रामिंग में चेंजेस होते हैं, लाइक सिंटेक्स का चेंजेस होता है, स्टेटमेंट का चेंजेस होता है और एडिटर का चेंज हो जाता है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। जिसमें प्रोग्रामिंग बनाते वो चेंजेस होता है। बेस्ट वे है जावा, C#, VB.NET, ASP.NET एंड PHP, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP। मेरी तो फेवरेट है, आपको कौन सी पसंद लगती है? 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब देखोगे, अगर वीडियो कोई सर्च करोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे सही है। उसके बाद आता है, क्या आता है? कुछ नहीं है। The way of programming can be divided into 2 categories. How many categories divided into programming? 2 categories. How many? 2 categories. तो ये 2 कैटेगरीज में हमें देखना है कि कौन सी होती है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोसीजरल एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोकस ऑन राइटिंग फंक्शंस और प्रोसीजर्स विच ऑपरेट्स ऑन डेटा। ये डेटा पर फोकस करता है। कौन? तो प्रोसीजर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग की वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता नहीं है। उसमें डेटा टाइप आती है स्ट्रक्चर पर, वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता नहीं है। स्ट्रक्चर को कौन सपोर्ट करता है? तो C और C++ ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल दिया है कि लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी विल थिंक ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी एप्लीकेशन एंड फोकस ऑन द मॉड्यूल लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बुक, इश्यू बुक, डेटा रिटर्न एंड फाइन एंड कैलकुलेशन। ऐसा हमें कह रहे हैं एग्जाम्पल में कि अगर हम कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस पर हम क्या सोचेंगे? तो कि भाई लाइब्रेरी में हम सोचेंगे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, बुक का कौन सी डेट को बुक इश्यू की है, कौन सी बुक को कौन से डे वो बुक रिटर्न करता है, और फाइन कैलकुलेशन, अगर 5 दिन 6 दिन लेट हो गए तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इन ऑब्जेक्ट पैराडिग्म मतलब हमने देखा कि स्ट्रक्चर प्रोसीजर है, उसमें क्या फोकस होता है ऑन मेथड्स एंड ऑपरेशंस पर फोकस करते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर कोई भी डेटा हो तो उस पर फोकस करते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट में किस पर फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट पर, ओनली फॉर ऑन ऑब्जेक्ट पर ही हम फोकस करते हैं और कोई भी चीज़ पर फोकस करते नहीं हैं। बोथ इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी आ गया और फंक्शनैलिटी भी आ गई, दोनों साथ में आ गए। जबकि
प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। डेटा और प्रोसीजर, मेथड, फंक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट में दोनों साथ में ही आ जाते हैं। फंक्शन भी आ जाता है साथ में और मेथडोलॉजी भी आ जाती है। फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन आवर फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन। हियर वी थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट, बुक एंड लाइब्रेरियन। जबकि उसमें क्या था, स्टूडेंट कब रिटर्न करेगा, कब उसका पेनल्टी चेक करेंगे, लाइब्रेरियन का रिटर्न का, वो सब का फंक्शन अलग अलग बनेगा और वो सबको अलग अलग हम डिफाइन करेंगे। जबकि इसके अंदर ओनली फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स, वन लाइक स्टूडेंट, बुक एंड लाइब्रेरियन। इन 3 ऑब्जेक्ट्स ऑल थिंग कंटेन डेटा एंड मेथड्स। जबकि उसके अंदर सबको आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, अलग अलग आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर ओनली फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे और उसी के साथ सारा का सारा डेटा हमें ऑब्जेक्ट से इजीली हम बाइफर्गेशन कर सकते हैं। वी ऑल्सो नीड टू थिंक एसोसिएशन बिटवीन सच ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। एग्जाम्पल करके स्टूडेंट रिटर्न बुक, ये स्टूडेंट रिटर्न बुक है तो ये स्टूडेंट में आ जाएगा, वो बुक में भी आ जाएगा और लाइब्रेरियन में भी आ जाएगा। ये तीनों एक ही साथ ही हम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के पर, जिसमें पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो तीनों अलग अलग क्रिएट करना पड़ता है। जबकि इसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट का, बुक का, लाइब्रेरियन का, तो वो सब का सब डेटा एक साथ काम। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, पर अभी मैं जैसे जैसे आगे आपको समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल्स द प्रोग्रामर टू क्रिएट मॉड्यूलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉड्यूलर, रीयूजेबल, एक्सटेंडेबल कोड। मॉड्यूलर इट मीन्स मैंने पार्ट दिए, स्टूडेंट्स, बुक और लाइब्रेरियन। रीयूजेबल इट मीन्स कि स्टूडेंट में और लाइब्रेरियन में दोनों नेम, लाइब्रेरियन का नाम भी नेम हो सकता है, नेम नाम का डिपार्टमेंट हो सकता है, और स्टूडेंट में भी नेम नाम का डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये दोनों को मैं एक ही जगह पे से मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए उसको रीयूजेबल बोल सकते हैं। दोनों में अलग अलग जगह से मैं कोई डेटा लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। एक ही बार मैंने डिक्लेयर कर दिया नेम, तो वो स्टूडेंट में भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये रीयूजेबल है। और इसी कोड को, स्टूडेंट के कोड को कुछ एट्रीब्यूट, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ लाइब्रेरी में, तो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए वो रीयूजेबल। एक्सटेंडेबल का यही मतलब होता है कि स्टूडेंट में भी नेम है, स्टूडेंट के DO भी है, एड्रेस है, ये सब हमने लिख दिया, ये सब लिख दिया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ये सब लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें भी यूज़ करनी है, किसमें, ये स्टूडेंट है और ये क्या है, लाइब्रेरियन। इसके अंदर भी मुझे यही सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं ये सारे के सारे एट्रीब्यूट इसमें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसके लिए वो एक्सटेंडेबल है, ये भी हमें याद रखना है। अब आता है एज अ रिजल्ट प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम बाय कंपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्ट मॉड्यूल। यस, ये भी सही बात है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही बात है कि कोई भी प्रोग्रामर अगर काम करता है तो इसके लिए बहुत इजी काम होता है मॉडिफिकेशन, चेंजेस करने में, और उसको कुछ अलग तरीके से अलग कोड रखने में भी उसको अच्छा होता है। पर कौन से मॉडल में एग्जिस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना है उसकी बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज गेन बाय being able to change or replace modules without disturbing other parts of code. Yes, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हो तो आपने अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हुए कोई चीज़ सॉफ्टवेयर बनाया है, तो पूरा का पूरा कोड चेंज नहीं करना है और पूरा कोड में कोई चेंजेस भी नहीं हुए पूरे कोड में। जो पार्ट्स में आपने मॉडिफिकेशन की है उसमें थोड़े चेंजेस हो गए, वही चेंजेस में चेंजेस हो गए, आपका दूसरा कोई कोड है उसको कोई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है नहीं। जबकि विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सबसे बड़ी एक हम गलती कह सकते हैं कि उसमें ये सारे के सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करना पड़ता नहीं है। यस, ये भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गेन बाय रीयूजिंग एंड इनहांसिंग दिस एग्जिस्टिंग कोड। यस, ये भी सही है, ये भी, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप रीड करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए मुझे स्पेशली कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, जहाँ समझाना है वहीं पे मैं आपको फोकस करूँगा। आप लोगों को वही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पार्ट में कितने MCQ निकलेंगे। अभी जो आपको एग्जाम्पल और जो दे रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम
2 या 3 मार्क का काम हो गया आपका इस चैप्टर में से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस ऑब्जेक्ट एज इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर आप सब इम्पोर्टेंट कह रहे हो तो हमें याद क्या रखना है, तो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाई यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्लास, यस ये भी इम्पोर्टेंट है सर, सब इम्पोर्टेंट ही है। सिमिलर ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्लास। कोई भी सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करते हैं हम, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1, तो उसके बाद उसके क्लास का नाम आ गया। हम ऐसे ही S1 यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी क्लास का नाम और मेथड का नाम ही आएगा। S1 है तो भी इस पर क्लास का नाम आएगा। क्लास ऑब्जेक्ट नेम सेम रहेगा, उसके साथ अलग अलग क्लास नाम हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें सर हमें याद रखनी है, पर कैसे? अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ दे सपोर्ट 4 स्पेसिफिक concept called, how many concept available in object oriented programming language? Abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance। जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आती है और वो भी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आती है, तभी हमें ये 4 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सबसे ज़्यादा हमें याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। सर ये कैसे काम करता है, क्या है ये चारों पार्ट कैसे करना है? कुछ भी नहीं है, रट्टा मार लो, दिमाग में एक बार डाल दो, ये कंपलसरी आपको याद ही रखना है। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब अब इसमें सीखे तो क्या क्या सीखे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी अभी ऑब्जेक्ट के बारे में सीखना बाकी है। ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल बुक लाइब्रेरी का दिया। 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब स्टार्ट हुआ था? 1960। किस मिड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था? तो 1980 को स्टार्ट हुआ था। और दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया विदाउट और विथ क्या क्या होता है, और 4 उसके टाइप है, वो मेनली हमें याद रखना है। 4 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है 4 उनकी मेनली वो हमें याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या मैंने क्या समझाया क्या नहीं समझाया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसमें भी थोड़ा लिखा हुआ है वो भी कर लेते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, मॉड्यूलर है, ऐसा है, 2 टाइप की आती है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, किस किस तरह से हम अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो हमने सब देख लिया। अब हमें जो देखना है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। In a real world, objects are the entities of which the world is composed। इस दुनिया में जो चीज़ बनी है, जिस चीज़ से भी बनी है, कोई भी एक वस्तु जिसे हम कह सकते हैं, कोई भी एक चीज़ जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये पेन है तो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड है दिस इज ऑब्जेक्ट, वन मोबाइल दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी वो दोनों टाइप से होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? सम ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड थिंग्स लाइक पर्सन, कार और अ कॉफ़ी कप। इसे हम भी कॉफ़ी कप को भी हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कोई पर्सन है तो उसको भी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई कार है तो उसको भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स मे बी एब्स्ट्रैक्ट दैट डू नॉट रिप्रेजेंट थिंग विच कैन बी टच और सीन। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट लाइक डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम है पर हम उसको टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते। हाँ तो कोई तो सोचेगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो कैलेंडर को डेट को टच कर सकते हैं और मोबाइल में टाइम को टच कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, ये अभी चल रहा है, टाइम चल रहा है, उसको आप टच नहीं कर सकते। जो डे चल रहा है उसको आप टच नहीं कर सकते, ऐसी बात है। एब्स्ट्रैक्ट इट मीन्स अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे सकता ऊपर होता है, कैसे होता है हमें पता नहीं चलता है, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ये भी हमें पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है कि जो होता है कैसे होता है, कौन सी प्रोसीजर है, पर हमें पता नहीं है। ठीक है, हम अपने रिमोट से कोई भी चैनल चेंज करते हैं तो वहाँ से फ्लिप होके चैनल चेंज होती है, पर बीच में जो रिमोट सेंसर है वो और वहाँ टीवी में जो सेंसर है, उस दोनों के सेंसर बीच में क्या प्रोसीजर होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, होती है पर कैसे होती है वो हमें नहीं पता है। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। इतना ही कंसेप्ट हमें याद रखना है। ओके, नाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिक आइडेंटिटी एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। हाँ ये भी सही है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूनिक आइडेंटिटी।
जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, नाम देते हैं, ठीक है, पर उसको एक साथ हम इकट्ठा करना है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक लाइक नेम एंड सिटी एंड जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें आगे कुछ है, रुको मैं भी आपको दिखाता हूँ, सॉरी ये तो है ही, आगे कुछ होना चाहिए, ओके इसमें ही है, ओके कैरेक्टरिस्टिक, चल भाई जाओ, ओके। आर नॉन एज अ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स, कैसे सर पता चलेगा हमें, हमें थोड़ी ना कभी प्रोग्राम किया है तो हमें पता चलेगा। तो मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ, क्या हूँ, पर्सन, आपको तो ऐसा ही लगा मैं पर्सन ही हूँ ना, और कुछ नहीं लगता ना, ओके। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है, तो कि नेम, फिर क्या होता है DOB, फिर क्या होता है एड्रेस, ये हो गया कॉन्टैक्ट, ये मेरा क्या हुआ, मैं पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी और इसका एट्रीब्यूट क्या हुआ, नेम, DOB, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट है, और ये पर्सन, ये मैं ऑब्जेक्ट हूँ। अब आपको पता चला होगा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट भी होती है, प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और कोई भी फंक्शन भी होता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो सब क्लास के अंदर भी हो सकता है। तो हमें इतना ही याद रखना है, तो हमें इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक एज नोन एज अ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। द यूनिकली डिस्टिंग्विशन वन पर्सन फ्रॉम अदर वी यूज टू वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स के नेम, दो नेम है, इसमें भी एक एग्जांपल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पर नहीं है, चलो कोई बात, मतलब अभी दो नाम है, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, ये दो नेम है। तो ये क्या हुआ, उसकी वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई थी, कि नेम की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नेम क्या है, एक प्रॉपर्टीज है और एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट है, उसकी कीमत क्या है, राम और श्याम। अगर एक ही सरनेम के दो लड़के होते हैं तो उसको अगर अलग से हमें करना है, अलग से उसको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, दैट्स कॉल्ड आवर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ की कोई भी वैल्यू होती है उसके, उससे हम उसको अलग कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। देखो यहाँ बहुत अच्छी, मैं तो कुछ नहीं हूँ सर, मैं तो आपको इससे भी अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, द नेम राम एंड श्याम स्पेसिफाई टू डिफरेंट पर्सन व्हेन टू पर्सन हैव सेम नेम, ओके। मैंने जो एग्जांपल दिया, दे मे बी डिस्टिंग्विश यूजिंग द अदर एट्रीब्यूट लाइक बर्थ डेट, ये भी सही है, दोनों के नाम सेम होते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके बर्थ डेट से हम उसको अलग पहचान कर सकते हैं। इन दिस वे टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट, दिस वैल्यू आर कॉल्ड व्हाट, स्टेट। क्या कह सकते हैं, जब भी हम कोई एट्रीब्यूट सेम होता है, नाम सेम होता है, तो उसी बर्थ डेट या अदर कोई फील्ड से हम उसको अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी सेम नाम मिलता है और सेम डेटा मिलता है पर उसकी कोई अलग कोई फील्ड है, उस फील्ड से उसको हम अलग से बाइफरकेट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट का मीनिंग समझ में आ गया, सेम नेम होता है उसमें से कोई दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करके उनको अलग कर सकते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ स्टेट। एडिशनली इन देयर इज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पर्सन टेक बर्थ, हम जन्म लेते हैं, गेट्स नेम, हमको नाम मिलता है, चेंज लोकेशन, हम कुछ दूसरी जगह पर रहने जाते हैं। द बिहेवियर इज ऑल्सो नॉन एज अ मेथड। तो बिहेवियर किसे कहते हैं, बिहेवियर इसे कहते हैं कि जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्म लेके हमको नाम मिलता है, नाम लेके हम कहीं भी दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में हम रहने जाते हैं तो कोई भी डेटा हमारा चेंज होता है, अपडेट होता है, दैट्स कॉल्ड बिहेवियर। डे टू डे लाइफ में ऐसे होता है, जैसे कि हमारा आधार है तो आधार में हम 18 साल के थे तब निकाला था और वो जो फ़ोटो था उसको आपको चेंज करना है, अभी आप 25 साल के हो गए तब आपको वो फ़ोटो नया अपडेट करना है, तो ये एक बिहेवियर का एक एग्जांपल है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है, आपको याद रखना है, तो वो एग्जांपल है एज।
15 साल पहले आपने जो आधार कार्ड निकाला था तभी आपकी जो एज थी वो 10 साल बाद जो आपके आधार कार्ड की एज होगी, डेटा में एज होगी, तो वो अपने आप चेंज होती जाएगी, अपने आप अपडेट होती जाएगी। दैट साइकिल इट्स कॉल्ड ए बिहेवियर। बिहेवियर इट मीन्स के बैकग्राउंड में कोई जैसी चीज़ चल रही है जो अपने आप अपडेट होती है, दैट्स कॉल्ड बिहेवियर। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन सेम नाम वाली हो उसको कोई दूसरी एट्रीब्यूट से हम अलग करते हैं, अलग से वेरिफिकेशन अलग से पहचानते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्टेट। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट और बिहेवियर का MCQ आने की शक्यता सबसे ज़्यादा है। तो दूसरी बात यही है कि बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज ए मेथड। ये भी सही है, मेथड भी कह सकते नहीं है, कहना ही है हमें कि बिहेवियर को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, मेथड। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर। क्या कहा है? स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन ड्यू टू बिहेवियर। दस any real world object can be described into term of what it is called identity, what is state and what it does its behavior. શું થવાનું છે, શું છે અને એની ઓળખ શું છે, આઈડેન્ટિટી છે, what is it, એની ઓળખ, સ્ટેટ એન્ડ बिहेवियर। આ ત્રણ વર્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ है आपको याद रखना है। In object-oriented programming, attributes that describe this object also refers to as the data field. The data attributes and behavioral methods associated with the object are collectively referred to as a member or features. आपको बात समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा आपको मैं इजी लैंग्वेज में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये समझने वाली बात इजीली है, जो लिखा है वही इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो एट्रीब्यूट है उसको, उसके जो फील्ड है वो फील्ड की वजह से हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं और उसको ऑल्सो एक ऑब्जेक्ट का मेंबर भी कहा जाता है। व्हेन वी डिज़ाइन अवर एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड शुड बी मीनिंगफुल। हाँ, कोई भी अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाता है तो लिखता है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या देता है और उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या देता है, तो कैसे लिखता है, 143 ऐसा लिखता है। हाँ, ऐसे नाम देता है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसे तैसे कोई भी अपने नाम पे कोई प्रोग्राम बना लो, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका नाम ऑलवेज मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसे, मतलब हम रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो रेलवे का सॉफ्टवेयर में नाम क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। इन रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेन, ये भी सही है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेन सही है। पैसेंजर, ये ऑब्जेक्ट भी सही है। टिकट, ये भी सही है। स्टेशन, ये भी सही है। तो ऑब्जेक्ट लाइक अ कार, कॉम्प्यूटर एंड वॉच मे बी इनरिलेवेंट फॉर हियर। હવે તમે आप अगर रेलवे की कोई भी चीज़ बनाने जाते हो, रेलवे का सॉफ्टवेयर बना, तो उसके अंदर आप कार, कंप्यूटर, वॉच, ये सब आप ऑब्जेक्ट के नाम नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट के नाम ऑलवेज मीनिंगफुल होने चाहिए। ज़्यादातर कोई भी डेवलपर होता है तो वो S1 देता है, T1 देता है, G1 देता है, ये सारी गलत चीज़ है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट के नाम देने नहीं चाहिए। जो क्लास का नाम है ऐसे ही अच्छा ऑब्जेक्ट का नाम दो, तो जिससे कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा आपकी जगह पे तो उसको पता चलेगा कि ये प्रोग्रामिंग कैसा किया है, किस तरह से किया है, वो भी इंट्रोड्यूस। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो उसमें आपका नेमिंग कन्वेंशन, इट मीन्स कि आप जो ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम दोगे वो सही तरीके से होगी तो आपको उसके भी मार्क मिल सकते हैं। आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो पर आपका प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट एकदम सही होता है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब तक की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचना है मेरे को। ये कौन सी चीज़ है ये? ओके, क्लास अगली उसमें देखेंगे। तो अभी हमने जो कुछ भी सीखा उसमें से आपको जितना भी याद रहता है, जितना भी याद रखना है, सब याद ही रखना है। अभी तक हमने 2 मार्क्स का काम किया है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का काम कंप्लीट किया है। इससे ज़्यादा 2 मार्क्स से ज़्यादा आपको लेना है तो अभी सारे के सारे मेरे वीडियो दिखने पड़ेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो में नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर हर स्टूडेंट को पास है ही, हर स्टूडेंट के पास है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आप इजीली आई थिंक मेरे ख्याल से सब कुछ सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं अभी जो पढ़ा है उतने ही। मेरे लेक्चर्स कोई भी बड़े 1 घंटे 2 घंटे के नहीं हो गए।
आधे घंटा का मैक्सिमम होगा, मिनिमम 5 मिनट्स का होगा, 3 मिनट का होगा, क्योंकि 3-5 मिनट 6 मिनट में हमें प्रैक्टिकल सिखाना होता है और उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट वाला ज़्यादा थोड़ा बड़ा होगा। पर जब भी आप मेरे प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर के लेक्चर अटेंड करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मज़ा आता है तो मत देखो, देखना ही मत, क्योंकि हमें अभी पूरा साल खींचना है। खींचना मतलब पूरा साल लेक्चर लेना है। हमें वो कछुआ और बिल्ली के जैसे ससले के जैसे रेस नहीं लगानी, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे चलना है, पूरे साल तक सीखना है और अच्छी तरह से सीखना है। कंप्यूटर में कोई भी हेवी डोज में आपको नहीं दूंगा, इजीली सीखना है। आपके पास अगर कंप्यूटर है, कुछ सीखना चाहते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग का बेसिक ट्यूटोरियल कहीं बहुत सारा मिलता है, उसमें से भी आप सारे कंसेप्ट सीख सकते हो। पर अभी जो मैंने पढ़ाया ये हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है और यही कंसेप्ट, इनमें से ही सारे MCQ आने वाले हैं। तो आप लोगों को ये सारे के सारे वीडियो देखना कंपलसरी है। अगर देखोगे तो अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो। एग्ज़ाम में भी आपको 100 मार्क्स के MCQ आते हैं, वो 100 मार्क्स के MCQ में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 95-98 स्कोरिंग कर सकते हो अगर आप पहले से ही सारे वीडियो देख के सब MCQ की प्रिपरेशन करते हो। तो ये सिर्फ थियोरिटिकल टॉपिक है। इसके बाद मैं MCQ का भी आपको एक क्विज, छोटा सा क्विज जैसा वीडियो बना के आपको दूंगा, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे MCQ पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना हो सकती है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो भी धन्यवाद, अगर समझ गए हैं तो डबल धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, व्हाट इज़ क्लास और कैसे कैसे क्लास का वर्क होता है, कैसे क्लास होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।